नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि इस इतनी बड़ी गोल सी दिखने वाली पृथ्वी पर हम किसी छोटे से शहर या द्वीप की मतलब एकदम सटीक जगह कैसे बता पाते हैं? हाँ, आजकल तो जीपीएस है सबके पास, फोन में ही। बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे का जो सिद्धांत है, वो क्या है? आज हम इसी बुनियादी सवाल की तह तक जाएंगे। अच्छा। हमारे पास स्रोत के तौर पे है एनसीईआरटी कक्षा 6 की भूगोल की किताब पृथ्वी हमारा आवास और उसका अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। जी। तो आज का अपना मिशन है इस अध्याय को अच्छे से समझना, इसका एक पूरा ओवरव्यू हिंदी में लेना कि भाई ग्लोब क्या है, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और कैसे ये सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी के तापमान और यहाँ तक कि हमारे समय को भी तय करती हैं। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है जैसा आपने कहा, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। ये वो ढांचा है जिस पर हमारी आज की दुनिया का बहुत कुछ टिका हुआ है। सही। नेविगेशन से लेकर आप जो घड़ी पहनते हैं उसके समय तक सब कुछ कहीं ना कहीं इन अक्षांशों और देशांतरों से जुड़ा है। तो चलिए कोशिश करते हैं इन्हें आसान भाषा में समझने की। हाँ, तो सबसे पहले पृथ्वी के आकार की ही बात कर लेते हैं। हम अक्सर इसे एक गेंद जैसा सोच लेते हैं, पर क्या ये वाकई परफेक्ट गोला? किताब तो कुछ और ही कहती है। हाँ, ये एक आम धारणा है पर पूरी तरह सही नहीं। पाठ्यपुस्तक साफ बताती है कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर यानी ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है और बीच में मतलब भूमध्य रेखा के पास थोड़ी सी उभरी हुई है। अच्छा। हाँ, ये ना तो पूरी तरह गोल है, न सेब या संतरे जैसी। इसका अपना एक अलग ही अनोखा आकार है जिसे भू-आब या जियोइड कहते हैं। भू-आब, जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार जैसा। ये तो दिलचस्प है। और इसी अनोखे आकार वाली पृथ्वी को समझने के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। सटीक 3D मॉडल है। ये सिर्फ सजावट की चीज नहीं, बल्कि पृथ्वी का एक लघु रूप है। इस पर आप महाद्वीप, महासागर, देश सब उनके सही आकार और एक दूसरे के मुकाबले सही जगह पे देख सकते हैं। और सबसे खास बात, ये अपनी अक्ष यानी एक्सिस पर घूम सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी असल में घूमती है। हाँ, मैंने देखे हैं ग्लोब। उनमें एक तिरछी सी सुई या रॉड लगी होती है जिसके चारों तरफ वो घूमता है। किताब में उसे ही अक्ष कहा गया है। और जहां वो सुई ग्लोब से बाहर निकलती है, वो शायद उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। बिल्कुल, ग्लोब पर वो सुई उसी अक्ष को दर्शाती है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि असलियत में पृथ्वी के आर पार ऐसी कोई सुई नहीं है। अच्छा। वो अक्ष जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व, वो पूरी तरह से काल्पनिक रेखा है। ग्लोब बस उस घुमाव को समझने में हमारी मदद करता है। और हाँ, वो 2 बिंदु जहां ये काल्पनिक अक्ष पृथ्वी से मिलती है, वो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल हैं। पृथ्वी पर 2 स्थिर बिंदु। ठीक है, तो पृथ्वी गोल नहीं, भू-आब है। ग्लोब उसका मॉडल है जो एक काल्पनिक अक्ष पर घूमता है। अब अगर मुझे ग्लोब पर मान लीजिए अपना शहर दिल्ली ढूंढना है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि वो कहाँ है? सिर्फ मॉडल देख लेना तो काफी नहीं होगा ना? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर हमें जरूरत पड़ती है कुछ रेफरेंस पॉइंट्स की, कुछ काल्पनिक रेखाओं की। जैसे आप किसी शहर में पता बताने के लिए लैंडमार्क या सड़क का नाम बताते हैं ना, हाँ। वैसे ही पृथ्वी पर जगह बताने के लिए हमने कुछ रेखाएं तय की हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है विषुववृत्त या जिसे हम भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा, हाँ, ये तो सुना है। ये पृथ्वी को ठीक बीच से काटती है ना? हाँ, चारों ओर एक काल्पनिक घेरा खींचा गया है। यही विषुवत वृत्त है। ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। ओके। और इसे हम 0 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड मानते हैं। ये हमारी कह सकते हैं स्टार्टिंग लाइन है। 0 डिग्री अक्षांश। तो फिर बाकी अक्षांश रेखाएं क्या हैं? विषुवत वृत्त के समानांतर मतलब पैरेलल ध्रुवों तक उत्तर और दक्षिण में खींचे गए जितने भी वृत्त हैं उन्हें अक्षांश या अक्षांश रेखाएं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। अच्छा। इन्हें डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री है। यहाँ से आप उत्तर की तरफ जाएं तो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर यानी N पर है और दक्षिण की तरफ जाएं तो दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण यानी S पर है। यानी विषुवत वृत्त से ऊपर की सारी रेखाएं उत्तरी अक्षांश और नीचे की सारी दक्षिणी अक्षांश हुई।
एकदम सही पकड़ा। और इसीलिए किसी भी अक्षांश का मान बताते समय उसके साथ n या s लिखना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो सकती है। जैसे किताब में ही उदाहरण है कि भारत में महाराष्ट्र का चंद्रपुर शहर और ब्राजील का बेलो हॉरिजॉन्टे शहर दोनों ही लगभग 20 डिग्री अक्षांश पर है। अच्छा, दोनों 20 डिग्री पर? हाँ, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तर में है तो वो हुआ 20 डिग्री n, जबकि बेलो हॉरिजॉन्टे दक्षिण में है तो वो हुआ 20 डिग्री s। तो देखा, n और s बताना कितना जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। और ये रेखाएं जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, इनका साइज छोटा होता जाता है ना? मतलब विषुवत वृत्त सबसे बड़ा गोला होगा। बिल्कुल, विषुवत वृत्त एक पूरा बड़ा वृत्त है, लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर या दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, ये समानांतर वृत्त छोटे और छोटे होते जाते हैं और ध्रुवों पर तो ये सिर्फ एक बिंदु रह जाते हैं, 90 डिग्री n और 90 डिग्री s। किताब में कुछ और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं का भी जिक्र है, मतलब विषुवत वृत्त उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अलावा भी। हाँ, 4 और प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जिन्हें जानना जरूरी है क्योंकि उनका खास महत्व है। कौन कौन सी? एक है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री n पर है। दूसरी है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री s पर है। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। फिर है उत्तर ध्रुव वृत्त, आर्कटिक सर्कल। ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री n पर। और आखिर में दक्षिण ध्रुव वृत्त, एंटार्क्टिक सर्कल। ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 66.5 डिग्री s पर है। 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण। जी, और ये सिर्फ ऐसे ही कोई नंबर नहीं है। पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपनी अक्ष पर झुकी हुई है, उसके कारण इन अक्षांशों का खास महत्व है। अच्छा, और क्या महत्व है इनका? क्या ये तापमान से जुड़ा है कुछ? बिल्कुल सही पकड़ा। इन्हीं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 ताप कटिबंधों या हीट जोन्स में बांटा जाता है। ये समझने में मदद करता है कि पृथ्वी पर कहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है और कहाँ कम। 3 ताप कटिबंध? अच्छा, कौन कौन से हैं ये? पहला है उष्ण कटिबंध या टॉरिड जोन। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री m और मकर रेखा 23.5 डिग्री s के बीच का पूरा इलाका है। बीच वाला हिस्सा। हाँ, इस क्षेत्र में साल में कम से कम एक बार दोपहर का सूरज ठीक सिर के ऊपर चमकता है, मतलब किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है। दुनिया के ज्यादातर रेगिस्तान और जो घने जंगल हैं, वर्षावन, वो इसी कटिबंध में आते हैं। ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच का इलाका सबसे गर्म। फिर आते हैं 2 शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन्स। एक उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री n से उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री n तक। और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री s से दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री s तक। इन इलाकों में सूरज कभी भी सीधे सिर पर नहीं चमकता, किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ तापमान मध्यम रहता है, मतलब न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा सर्दी। दुनिया की ज्यादातर आबादी इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधों में रहती है। और तीसरा, वो फिर ध्रुवों के पास वाला होगा। हाँ, वो है 2 शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन्स। उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री n से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री n और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 n से दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री s। बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे। जी, यहाँ सूरज कभी भी क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता। किरणें बहुत ही ज्यादा तिरछी होती हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ये इलाके ज्यादातर बर्फ से ही ढके रहते हैं। किताब में से समझाने के लिए एक टॉर्च का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है हाँ, वो काफी अच्छा है कि अगर टॉर्च सीधी जलाएं तो रोशनी तेज होती है और कम जगह घेरती है, लेकिन अगर तिरछी करके जलाएं तो रोशनी हल्की हो जाती है और ज्यादा जगह पे फैल जाती है। सूरज की किरणों के साथ भी ऐसे होता है। सीधी किरणें उष्ण कटिबंध में, थोड़ी तिरछी शीतोष्ण में और बहुत ज्यादा तिरछी शीत कटिबंध में। कमाल है ना? ये समझने से तो न सिर्फ भूगोल बल्कि जैसे इतिहास में इंसानी बस्तियां कहाँ बसीं, खेती कहाँ ज्यादा हुई, ये सब भी समझने में मदद मिलती है। बेहतरीन कनेक्शन, बिल्कुल सही। ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है।
लेकिन अब वापस लोकेशन पर आते हैं। हाँ, हमने चंद्रपुर और बेलो होरिजेंटे का उदाहरण देखा। दोनों 20 डिग्री पर थे, पर एक उत्तर में एक दक्षिण में। अक्षांश ने ये फर्क बता दिया। पर किताब एक और पहेली सामने रखती है। प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप, ये दोनों ही लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। अब इनमें कैसे फर्क करें? अरे हाँ, दोनों एस में हैं, दोनों 20 डिग्री पर, ये तो मुश्किल है ना? अगर दोनों एक ही समानांतर रेखा पर हैं, तो सिर्फ अक्षांश से तो काम नहीं चलेगा। हमें ये भी बताना होगा कि वो उस रेखा पर कहाँ हैं, पूरब में या पश्चिम में। इसके लिए भी कोई रेखाएं होती होंगी? बिल्कुल, यहीं पर जरूरत पड़ती है देशांतर रेखाओं, लॉन्गिट्यूड्स की। जैसे अक्षांश रेखाएं हमें उत्तर दक्षिण स्थिति बताती हैं, वैसे ही देशांतर रेखाएं हमें पूर्व पश्चिम स्थिति बताती हैं। अच्छा, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। इन्हें देशांतरीय याम्योत्तर, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। याम्योत्तर, मेरिडियंस, ये अक्षांश वृत्तों से अलग कैसे हैं? कई तरह से। पहली बात, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं और उनकी लंबाई अलग-अलग होती है ना? विषुवत वृत्त सबसे लंबा, फिर ध्रुवों की ओर छोटे होते जाते हैं। हाँ, लेकिन सभी देशांतर रेखाएं या याम्योत्तर लंबाई में बराबर होती हैं, क्योंकि ये सब उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। अच्छा, सब बराबर लंबाई की। हाँ। ते- दूसरी बात, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह लगभग बराबर रहती है, लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं ये दूरी कम होती जाती है, और ध्रुवों पर तो ये सब मिल जाती हैं, तो वहां दूरी शून्य हो जाती है। समझ गया। लेकिन अगर सारी देशांतर रेखाएं बराबर हैं, तो फिर इनकी गिनती कहाँ से शुरू करें? अक्षांश में तो चलो विषुवत वृत्त 0 डिग्री था, वो बीच में था, एक तरह से प्राकृतिक शुरुआती बिंदु। यहाँ क्या किया गया? ये एक बड़ी समस्या थी उस समय। हर देश चाहता था कि उसके यहाँ जो बड़ी वेधशाला है वहां से गुजरने वाली रेखा को ही मुख्य माना जाए। हाँ, ये तो होता ही। आखिरकार काफी बहस के बाद आपसी सहमति से यह तय हुआ कि गिनती ग्रीनविच, जो लंदन के पास है, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली याम्योत्तर से शुरू की जाएगी। अच्छा, ग्रीनविच। हाँ, इसे प्रमुख याम्योत्तर कहा गया और इसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया। ओके, तो ग्रीनविच वाली लाइन हो गई 0 डिग्री देशांतर। फिर बाकी देशांतर कैसे गिने जाते हैं? पूर्व पश्चिम? बिल्कुल, इस 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर से हम पूर्व की ओर 180 डिग्री तक देशांतर गिनते हैं और पश्चिम की ओर भी 180 डिग्री तक देशांतर गिनते हैं। तो कुल 360 डिग्री हो गए। हाँ, 360 डिग्री। और किसी भी जगह का देशांतर बताते समय उसके साथ ई पूर्व के लिए या डब्ल्यू पश्चिम के लिए लिखना जरूरी होता है। और ये जो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम वाली रेखाएं हैं, वो अलग-अलग हैं या एक ही? ये दिलचस्प बात है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर असल में एक ही रेखा है। ये प्रमुख याम्योत्तर के ठीक पीछे ग्लोब के दूसरी तरफ पड़ती है। अच्छा। और ये प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री और 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को फिर से 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वाह, तो अब हमारे पास 2 तरह की रेखाएं हो गईं। अक्षांश जो लेटी हुई हैं, उत्तर दक्षिण बताती हैं, और देशांतर जो खड़ी हुई हैं, पूर्व पश्चिम बताती हैं। और किताब कहती है कि जब ये ग्लोब पर एक दूसरे को काटती हैं तो एक जाल जैसा बन जाता है। इसे ग्रिड कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, ग्रिड। और यही ग्रिड किसी भी जगह की एकदम सटीक लोकेशन बताने की चाबी है। कैसे? अगर आपको किसी जगह का अक्षांश पता है, मतलब वो कितना उत्तर या दक्षिण में है, और उसका देशांतर भी पता है, मतलब वो कितना पूर्व या पश्चिम में है, तो आप ग्लोब या नक्शे पर ठीक उस बिंदु को ढूंढ सकते हैं जहां वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे किताब में असम के धुबरी का उदाहरण दिया है, 26 डिग्री एन अक्षांश और 90 डिग्री ई देशांतर। हाँ, तो हम ग्लोब पर 26 डिग्री एन वाली अक्षांश रेखा देखेंगे और 90 डिग्री ई वाली देशांतर रेखा देखेंगे, और जहां वो मिलेंगी वही धुबरी होगा। ये तो कमाल का सिस्टम है। क्या इसी सिद्धांत पर आजकल जीपीएस भी काम करता है? काफी हद तक। हाँ, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है
वो सैटेलाइट्स के एक पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, लेकिन आखिर में वो भी पृथ्वी पर लोकेशन बताने के लिए अक्षांश और देशांतर के कोऑर्डिनेट्स का ही इस्तेमाल करता है। तो ये ग्रिड सिस्टम आज की तकनीक का भी आधार है, कह सकते हैं। लेकिन देशांतर का काम सिर्फ लोकेशन बताना ही नहीं है ना। मुझे याद आ रहा है किताब में समय के बारे में भी कुछ बताया गया था। देशांतर और समय का कुछ रिश्ता है? बिल्कुल। देशांतर का एक और शायद उतना ही महत्वपूर्ण उपयोग है समय का निर्धारण। समय का निर्धारण कैसे? देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। हाँ। इसी घुमाव के कारण दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर सूरज उगता और डूबता है। हाँ, ये तो हम जानते हैं कि जब हमारे यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। पर इसका देशांतर से क्या लेना देना? सीधा लेना देना है। पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री देशांतर घूमने में लगभग 24 घंटे लेती है। ठीक है। अब इसका हिसाब लगाइए। 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना घूमी? 360 को 24 से भाग दीजिए, 15 डिग्री। हाँ, 1 घंटे में 15 डिग्री। और अगर इसे मिनट में बदले तो 60 मिनट में 15 डिग्री, यानी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 60/15 = 4 मिनट। अरे वाह, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय अंतर। ये है चाबी। यही है चाबी। अब इसे ऐसे समझें, जब ग्रीनविच पर दोपहर के ठीक 12 बज रहे होते हैं, मतलब जब सूरज वहां आसमान में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, तब 15 डिग्री पूर्व यानी ईस्ट के देशांतर पर समय क्या होगा? पूरब का समय आगे होता है। हाँ? तो 15 डिग्री मतलब 15 गुना 4, 60 मिनट, यानी 1 घंटा आगे। दोपहर का 1 बज रहा होगा। एकदम सही। और 15 डिग्री पश्चिम में? पश्चिम का समय पीछे होता है, तो वहां 1 घंटा पीछे होगा। सुबह के 11 बज रहे होंगे। परफेक्ट। इसी तरह ग्रीनविच से ठीक विपरीत यानी 180 डिग्री देशांतर पर ग्रीनविच से पूरे 12 घंटे का अंतर होगा। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे तो 180 डिग्री देशांतर पर आधी रात होगी। किसी जगह का स्थानीय समय वही होता है जब वहां सूरज आसमान में सबसे ऊंचा हो और दोपहर के 12 बजे। इसका मतलब एक ही देशांतर रेखा पर जितने भी शहर या जगह पड़ेंगी, उन सब का स्थानीय समय एक जैसा होगा। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो यही बात है, पर समस्या तब आती है जब एक ही देश काफी बड़ा हो और उसमें से कई देशांतर रेखाएं गुजरती हों। जैसे? किताब भारत का ही उदाहरण देती है। गुजरात में द्वारका, जो लगभग 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, और असम में डिब्रूगढ़, जो लगभग 95 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। हाँ, काफी दूर है। इनके बीच करीब 24.5 डिग्री देशांतर का फासला है। अब हिसाब लगाइए, 24.5 डिग्री मतलब समय में कितना अंतर हुआ? 24.5 गुणा 4 मिनट। 26 चौके 104 मिनट, यानी लगभग 1 घंटा 45 मिनट। बिल्कुल। सोचिए, गुजरात और असम के स्थानीय समय में ही 1.25 घंटे का अंतर। बाप रे, 1 घंटा 45 मिनट। अगर हर शहर अपना अपना लोकल टाइम मानने लगे, तब तो ट्रेनें कैसे चलेंगी? फ्लाइट्स का क्या होगा? कोई मीटिंग करनी हो तो कैसे होगी? पूरा गड़बड़ झाला हो जाएगा। बिल्कुल, पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी। इसी मुश्किल से बचने के लिए ज्यादातर देश क्या करते हैं कि अपने देश के बीच से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा के स्थानीय समय को ही पूरे देश का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। अच्छा, एक स्टैंडर्ड टाइम। हाँ, भारत में 82.5 डिग्री ईस्टर्न देशांतर यानी 82 डिग्री 30 मिनट ई, जो लगभग देश के बीचों बीच से गुजरती है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से, उसको मानक याम्योत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना गया है। अच्छा, तो 82.5 डिग्री ई के टाइम को ही हम पूरे भारत में फॉलो करते हैं, जिसे हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हाँ बिल्कुल। इसी 82.5 डिग्री ई देशांतर का जो स्थानीय समय है, उसे ही भारतीय मानक समय यानी IST कहते हैं। अब हम ये भी हिसाब लगा सकते हैं कि ये ग्रीनविच मीन टाइम GMT, जिसे आजकल कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कहते हैं, उससे कितना आगे है। हाँ, लगा सकते हैं। 82.5 डिग्री पूरब में है और हर डिग्री पर 4 मिनट का अंतर। तो 82.5 को 4 से गुणा करें, कितना हुआ? 82.5 गुणा 4, ये हुआ 330 मिनट। 330 मिनट मतलब कितने घंटे? 330 को 60 से भाग दें, 5.5 घंटे। हाँ, 5.5 घंटे। इसीलिए IST जो है वो GMT UTC से 5.5 घंटे आगे है। तभी तो जब लंदन, जो ग्रीनविच के पास है, में दोपहर के 2 बजते हैं, तो भारत में शाम के 7:30 बज रहे होते हैं। ये हुई ना बात।
अब समझ आइए प्लस 5.30 का चक्कर क्या है। पर क्या सभी देशों में एक ही मानक समय होता है? जैसे रूस या कनाडा जैसे बहुत बड़े देश हैं, उनका क्या? उनका पूरब से पश्चिम फैलाव तो बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा सवाल है। जिन देशों का पूरब पश्चिम विस्तार बहुत ज्यादा होता है, वहां एक मानक समय से काम नहीं चल पाता, क्योंकि देश के एक कोने और दूसरे कोने के स्थानीय समय में कई घंटों का अंतर हो सकता है। हाँ, बात तो सही है। ऐसे में वो देश एक से ज्यादा मानक समय अपनाते हैं। जैसे रूस में पाठ्य पुस्तक के अनुसार 11 मानक समय हैं। 11? बाप रे। हाँ, पूरी पृथ्वी को भी मोटे तौर पर 24 समय क्षेत्रों टाइम जोन्स में बांटा गया है। हर क्षेत्र लगभग 15 डिग्री देशांतर का होता है, क्योंकि 360 डिग्री 24 घंटे बराबर 15 डिग्री घंटा। तो आज हमने इस अध्याय के जरिए काफी कुछ समझ लिया कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं, भुआभाव आकार की है। ग्लोब उसका एक छोटा मॉडल है। किसी जगह की सटीक लोकेशन बताने के लिए हमने अक्षांश, जो उत्तर दक्षिण स्थिति और ताप कटिबंध बताती हैं, और देशांतर, जो पूर्व पश्चिम स्थिति और समय बताती हैं, का एक जाल, एक ग्रिड बनाया है। जी। ये न सिर्फ हमें रास्ता खोजने में मदद करता है, बल्कि दुनिया भर की घड़ियों को एक साथ एक तालमेल में भी मदद करता है। काफी कुछ सीखा आज। हाँ, ये ग्रिड सिस्टम वाकई कमाल का है। इसने नेविगेशन से लेकर आज के ग्लोबल कम्युनिकेशन और व्यापार तक सब कुछ संभव बनाया है। लेकिन अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। ये रेखाएं, अक्षांश और देशांतर, जिन्हें हमने इतनी बारीकी से, इतनी सटीकता से परिभाषित किया है, क्या ये वाकई स्थिर है? मतलब हम इन्हें एक ऐसी पृथ्वी पर बना रहे हैं जो लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है, वो सूर्य का चक्कर लगा रही है और शायद खुद भी थोड़ी थोड़ी डगमगाती है अपनी धुरी पर। सोचने वाली बात है। तो क्या ये ग्रिड एक तरह की परम सच्चाई है, या फिर ये गतिशील, लगातार बदलते हुए ग्रह पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसे समझने के लिए हमारे द्वारा बनाया गया एक बहुत ही उपयोगी लेकिन आखिर में एक मानवीय ढांचा है? इस पर सोचिएगा कि कैसे ये काल्पनिक ढांचा एक हमेशा चलती रहने वाली दुनिया को समझने और उसे चलाने में हमारी मदद करता है।